हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इफ़ इट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं, तो उसमें हमको स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, ताकि हम न्यूटन के लॉ को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सके या फिर इक्वेशन यूज़ कर सकें। ठीक है। और स्यूडो फोर्स का आपको वैल्यू भी बताया था, जैसे उसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और स्यूडो फोर्स के जहां तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन फ्रेम के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या? फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ट्रेन है और ट्रेन में आप अगर अंदर बैठे हुए हो और ट्रेन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। मैंने बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम आप किसको कहोगे? अगर आपके फ्रेम की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन हुआ उस फ्रेम का, इसलिए उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोलते हैं। राइट। तो अगर आपके ट्रेन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ट्रेन की वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है। या तो उसके वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ जाए, मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ जाए, या तो उसके वेलोसिटी का वैल्यू कम हो जाए, या तो ट्रेन स्लो होने लगे, तब भी वेलोसिटी में चेंज आ गया, या फिर उसका स्पीड सेम रहे, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तीनों ही केस में ट्रेन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। उसकी वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता है, या ट्रेन स्लो होती है, या फिर ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। तीनों केस में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा और ऐसे केस में हमको स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जब ट्रेन स्पीड पकड़ता है, ट्रेन की वेलोसिटी अगर मान लो बढ़ रही है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा। तो जब ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की ओर होगा, तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। क्योंकि आपका फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। अच्छा, अगर ट्रेन की वेलोसिटी कम होने लगी तो मैंने बताया था जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब अब ट्रेन अगर स्लो होते जा रही है तो एक्सेलरेशन ट्रेन पे पीछे की ओर लग रहा है। तो अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, या उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं स्यूडो फोर्स की बात करूं, तो वो आगे की ओर लगेगा। इसलिए जैसे ट्रेन स्लो होने लगती है, हमको आगे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि जब ट्रेन स्लो होने लगेगी तो ट्रेन का एक्सेलरेशन पीछे की ओर, और अंदर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स पड़ेगा, स्यूडो फोर्स, वो आगे की ओर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता कर सकते हैं। राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपका ट्रेन का डब्बा या कोई दूसरा व्हीकल ले लो, चलो कार की बात कर लेते हैं। कार के अंदर भी वही सिचुएशन होगा। कार का अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, कार के अंदर का फ्रेम। समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो कोई कार है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर एक कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके अंदर का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा? थोड़ा सोचो। देखो, हम लोगों को पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो, ज्यादा हो, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। जब कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो हमको पता है कि सर्कुलर मोशन के केस में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसका मतलब कार का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूं, और फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। तो इवन आपके फ्रेम का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैंने बताया था ना, ट्रेन का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तब भी उसमें स्यूडो फोर्स लगेगा, बिकॉज देन इट विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर आपका फ्रेम, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रेन हो, बाइक हो, जो भी हो, आप जिस फ्रेम में भी हो, अगर वो फ्रेम खुद ही सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और सर्कल में घूमता हुआ फ्रेम एक्चुअली में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका मतलब अगर इसके अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखूं, तो उस ऑब्जेक्ट पर मुझे, अगर मैं इस फ्रेम के अंदर हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? और ये स्यूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इसका फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है, लेकिन सर्कल में स्पेसिफिकली इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग देखते हैं, राइट। इवन अगर आपका फ्रेम रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे आपका बड़ा सा कैबिन है ऐसा, और ये कैबिन पूरा रोटेट कर रहा है ऐसा, या फिर हम एक बड़ा सा डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, और ये डिस्क पूरा ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये जो डिस्क है ना पूरा बड़ा सा, ये घूम रहा है ऐसे, और इस पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट पर भी ऐसे ही स्यूडो फोर्स लगेगा जैसे इसमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे मान सकता हूँ ये जो बड़ा सा डिस्क है, इस बड़े से डिस्क का एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, और इस छोटे से पार्ट पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने ये ऑब्जेक्ट जाके रख दिया। तो जब डिस्क रोटेट करेगा तो डिस्क का ये छोटा सा पार्ट एक्चुअली में सर्कल में घूमता है, और सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है, और इस पर अब स्यूडो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका फ्रेम रोटेट कर रहा है या फिर आपका फ्रेम सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और उसमें स्यूडो फोर्स लगता है। इस स्यूडो फोर्स को हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे रखा है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब क्या? देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज नथिंग बट अ स्यूडो फोर्स, लेकिन ये स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब बोलते हैं? जब ये स्यूडो फोर्स किसी ऐसे फ्रेम में लगता है जो फ्रेम या तो सर्कल में घूम रही है या फ्रेम रोटेट कर रही है। तो रोटेटिंग फ्रेम या फिर सर्कल में घूमते हुए फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट पे जो स्यूडो फोर्स लगता है, उस स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स में कुछ फर्क नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ स्यूडो फोर्स। लेकिन ये स्पेशल केस में जब आपका फ्रेम रोटेट हो रहा हो या फिर सर्कल में घूम रहा हो, तब हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रही है बात? चलो, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जिस मान लो कि एक कार है, वो कार एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रही है, मतलब वो सर्कल में घूम रही है। तो कार सर्कल में घूम रही है, मतलब कार के अंदर का जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। और इसमें अगर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ तो इस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये आप देखते भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कार कोई चला रहा है और कार के जो सामने वाला खिड़की रहता है या कांच रहता है, मान लेते हैं उस कांच के सामने एक तख्ता लगा हुआ है, उस तख्ते पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जस्ट कांच के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। और कार जैसे ही टर्न लेती है, तो टर्न लेने के टाइम पे वो जो तख्ते पे कांच के पीछे जो तख्ता रखा रहता है उस पर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कार ने इसे टर्न लिया मान लो लेफ्ट हैंड साइड में, वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करके राइट हैंड साइड पे आ जाता है। ये आपने कई बार ऑब्जर्व किया हुआ। या दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर सपोज करो कार लेफ्ट में टर्न ले रही है तो वो चीज़ें राइट की ओर मुड़ जाती है या फिर राइट की ओर स्लाइड हो जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आपके पास नहीं है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने जाओ, क्योंकि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट पे तो कोई फोर्स नहीं लगा है, राइट, और तब भी वो राइट हैंड साइड की ओर स्लाइड किया, तो फिर इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे आप ये इमेजिन कर सकते हो, ये अज्यूम कर सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट पे जो राइट हैंड साइड स्लाइड हुआ है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगा है। समझ में आ रही बात? और वो स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने उसको पिक्चर बनाने की कोशिश की है। जैसे ये कार है आपका, और कार इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट की ओर टर्न ले रही है, तो कार के विंडो जो सामने वाला ग्लास होता है उसके पीछे अगर मान लो एक तख्ता रखा हुआ है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट है कार का, कार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी पहले तो, राइट, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये अंदर उसके कांच के सामने का एक तख्ता है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कार ने ऐसे टर्न लिया, तो टर्न लेने के बाद आपको देखो कार के अंदर बंदा बैठा क्या देखेगा कि पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ इस राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया। तो मतलब ऑब्जेक्ट पहले इस पोजीशन पे था देखो, और स्लाइड करके कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड पे। तो हम बोल देंगे वो आदमी जो उसके अंदर है, कार के अंदर बैठा हुआ,
वो बोलेगा कि मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं हूं, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं और इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है आपका? स्यूडो फोर्स है। पर सर्कल के केस में हम स्यूडो फोर्स के हमने क्या नाम रखा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो ये बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है जिसने इस ऑब्जेक्ट को धक्का देकर यहाँ पे स्लाइड करवा दिया। समझ में आ रहा है? तो ये स्यूडो फोर्स जिसको हमने नाम दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका क्या वैल्यू है और क्या डायरेक्शन है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, जब मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला मैंने ये बताया था आपको, तो इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक काम करो, पहले फ्रेम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। फ्रेम क्या है अपना? फ्रेम तो कार है, राइट? तो यहां पे अगर मैं ये बोलूंगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, देन इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जस्ट इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो कार है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है? देयर इज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस कार पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, पूरे कार की बात कर रहा हूं मैं, जो कि इसके सेंटर की ओर लगेगा, राइट? और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इस कार पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है इस कार का, एंड दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो कार का एक्सेलरेशन मतलब क्या? क्योंकि कार सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसका फॉर्मूला क्या बताओ? ओमेगा स्क्वायर आर। आर मतलब जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस होगा, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वी स्क्वायर बाय आर, है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और कार का एक्सेलरेशन क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, देन इट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने ओमेगा इंटू वी, पर हमको पता है कि ये तीनों रिलेटेड है, राइट? तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कार का एक्सेलरेशन क्या है, या फिर कार हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन इज या तो ओमेगा स्क्वायर आर या तो वी स्क्वायर बाय आर, ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू या तो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। इस चीज को आप याद रखो। तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब बताओ स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसको चलो यहां लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं तो वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ योर कार और एक्सेलरेशन ऑफ योर फ्रेम। ठीक है, अब मुझे बताओ कि स्यूडो फोर्स जिसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट स्यूडो फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसका पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्यूडो फोर्स है, तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर जो मास पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका मास हम लोग एम अज्यूम कर लेते हैं। तो मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो कार फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन हमको पता चला ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। तो इसका भी दो फॉर्मूला हो जाएगा, या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आया? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तभी तो ऐसे स्लाइड कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो, तो कार जिस सर्कल पे भाग रही है उस सर्कल के सेंटर से बाहर की ओर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स ये फोर्स लगता है। मतलब रेडियस के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और
ये सेंटर से दूर जाता है, ना कि सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो, हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक रेडियस वेक्टर बनाया था, ठीक है, और रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया था, दैट इज आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? ये वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन के लिए हम लोग आर कैप दिखा देंगे ना। यहाँ पे माइनस यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगता है, ना कि अंदर की ओर, राइट। तो यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, क्योंकि आर इंटू आर कैप वेक्टर आर होता है। तो ये आपके ऊपर है कैसा लिखना है ना। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बता देगा। डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स। समझ में आई बात, राइट। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे। इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्यूडो फोर्स है और स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है, राइट। तो जब हम लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार सर्कल में घूम रही है, तब कार के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो उस पर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिन करूंगा, क्योंकि तब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहूंगा। अगर आप बाहर खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हो तो बाहर आप खड़े हो तो बाहर का जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, तब आपके लिए कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी बात नहीं कर सकते। इट इज अ स्यूडो फोर्स, और ये आप कब इमेजिन करोगे? व्हेन यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रही बात? ये स्यूडो फोर्स कब इमेजिन करना है? व्हेन यू आर इनसाइड अ कार जो कि सर्कल में घूम रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो कार से बाहर हो, कार से बाहर रोड पे खड़े होकर इन चीज़ों को देख रहे हो, तब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? कार के अंदर तो आपने बोल दिया, कार के अंदर मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे बस इतना दिखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्लाइड होकर राइट हैंड साइड पे चला गया और कोई फोर्स नज़र नहीं आया मुझे, तो मैंने बोल दिया इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? स्यूडो फोर्स इतना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा दिख रहा होगा, राइट। उस पर मैं आता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे कि इस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, राइट। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप इमेजिन कर सकते हो। तो आपने कार के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बाहर गया। लेकिन जब मैं कार के बाहर खड़ा हूँ, रोड पे खड़ा हूँ और इस चीज़ को देख रहा हूँ, तब तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ, और इनर्शियल फ्रेम में तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं कर सकता। तब मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगा? देखो, अगर मैं कार के बाहर खड़ा हूँ, रोड पे खड़ा हूँ, इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है अंदर वो स्लाइड करता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट आपको सीधा ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। जब कार इस पॉइंट पे थी, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज़ को, जब कार इस पॉइंट पे थी तो कार जो है ना वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगा? कार पर लगा। तो कार सर्कल में घूमने लगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा है, इनफैक्ट कोई फोर्स नहीं लगा है। तो ये जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आगे जा रही थी, इसी वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यू करेगी। इसके वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है? ये बाहर खड़ा होकर जो रोड पे खड़े होकर इनर्शियल फ्रेम में मैं इसको देख पा रहा हूँ, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन कर दिया? कि इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये जिस वेलोसिटी से थी उसी वेलोसिटी से आगे स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू कर रही है। समझ में आ रही है बात? मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, और इनर्शियल फ्रेम में सब कुछ न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जो कार के अंदर बैठा बंदा है
उसको क्या दिखेगा कि एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले उसने इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा, फिर धीरे धीरे उसको यहाँ पे जाते हुए देखा, तो उसको क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है इसने। समझ में आ रहा है? तो ये बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। ये कार के अंदर बैठा बंदा ऐसा एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको तो एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, उसको इस डायरेक्शन में ये जाता हुआ नजर आ रहा है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ, राइट। लेकिन कार के बाहर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो इसका तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, वो तो सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है, तो उस पर कोई ना फोर्स पड़ा ना उसका एक्सेलरेशन हुआ। समझ में आ रहा है? तो दोनों अपने हिसाब से मोशन को देख रहा है, एक को वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है सीधा सीधा आगे जाते हुए, और एक को क्या लग रहा है वो कि उसका एक्सेलरेशन हुआ है इस तरह से स्लाइड करके इस डायरेक्शन में। तो ये अंदर वाला बंदा बोलता है कि इसको एक स्यूडो फोर्स लगा है, और बाहर वाला बंदा बोलता है कि इसको कोई फोर्स ही नहीं लगा, इसलिए वो सेम मोशन परफॉर्म करते हुए आगे निकल गई। तो ये दो तरीके से आप इसी मोशन को दो अलग अलग फ्रेम में एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला देख लिया। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला या जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हम लोग अलग अलग फ्रेम में देखते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास कार है, ठीक है, और ये कार एक सर्कल में घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार पे लग रहा है क्योंकि कार सर्कल में घूम रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रहा है? कार पे लग रहा है। कार का डायरेक्शन वो बार बार चेंज करेगा और कार सर्कुलर मोशन में घूमेगी, तो कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, राइट। तो जब मैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv²/r या फिर m²r, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मास हम लोग ले रहे हैं वो कार का मास ले रहे हैं क्योंकि कार सर्कल में घूम रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोग उस पर फोर्स कैलकुलेट करता है जो सर्कल में घूमता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से फ्रेम को, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं। जैसे अगर मान लो आप कार पे खड़े होकर या फिर किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं कार पे खड़े हो जाऊं और कार को ही ऑब्जर्व करूं, तब तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कार के अंदर बैठ जाऊं मैं, ठीक है, कार के अंदर बैठकर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और उस ऑब्जेक्ट का अगर मास स्मॉल m है तो याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उस ऑब्जेक्ट का मास यूज करना है फॉर्मूले में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा दैट विल इक्वल टू स्मॉल m v²/r या फिर स्मॉल m ω²r। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक्सेलरेशन v²/r v²ω²r ये दोनों सेम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोग एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो फ्रेम का ही लेते हैं, है ना, कार का ही लेंगे। लेकिन मास यहाँ पे उस चीज का आएगा, उस ऑब्जेक्ट का आएगा जिस ऑब्जेक्ट पर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट कार के अंदर है तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, राइट। हाँ, अगर सपोज करो आपने बोला कि मैं कार पे खड़े होकर कार को ही ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जब आप कार को ही ऑब्जर्व करोगे तो फिर कार पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, तो यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में कार का मास ले लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कार को ही ऑब्जर्व कर रहे हो, तब दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बात है ऑपोजिट है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगता है, राइट। तो हाँ, अगर सपोज करो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब आप जिस फ्रेम की बात कर रहे हो वो फ्रेम और उस फ्रेम को ही आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, तब ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, हमने रस्सी ले रखा है, रस्सी में एक एंड पे हमने पत्थर बांध दिया है और उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से सर्कल में घुमा रहे हैं। तो हमको पता है सर्कल में क्यों घूम रहा है, बताओ,
क्योंकि हम लोग इसको रस्सी को इस तरह से सेंटर की ओर पुल कर रहे हैं, तो हम जो सेंटर की ओर पुल कर रहे हैं इसके वजह से इस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कल में घूम रहा है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और हमको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, नहीं तो m⍵²r। चलो ये तो एक्सप्लेनेशन हमने बाहर से दे दिया, जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ, इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हूँ, और मैंने बोला कि भाई ये जो स्टोन है वो सर्कल में क्यों घूम रहा है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि यहाँ पे सेंटर की ओर पुल कर करके हम लोग इस ऑब्जेक्ट पर हर पॉइंट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये सर्कल में घूम रहा है। ये ऑब्जर्वेशन मेरा कब था, जब मैं बाहर खड़ा होकर इनर्शियल फ्रेम में इसको देख रहा हूँ, राइट। और ये एक्सप्लेनेशन आ गया इसका, सेंटर की ओर मैं फोर्स लगाकर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा हूँ। पर अब एक काम करो, आप उस जो स्टोन है, पत्थर है, उस पत्थर पे जाके खड़े हो जाओ, ये इमेजिन करना है बस, पत्थर पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। अब एक काम करो, इस पत्थर को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब आप पत्थर पे खड़े हो जाओगे तब एक्चुअली में आपका जो पत्थर होगा वो आपके लिए रेस्ट हो जाएगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पत्थर रेस्ट पे है, बाकी पूरी दुनिया घूम रही है। समझ में आ रहा है? अब बाहर जब थे तो आपके लिए पत्थर घूम रही थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप पत्थर पे चले गए तो पत्थर घूम रहा है, यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सॉरी, पत्थर रेस्ट पे है आपके लिए और आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। पत्थर रेस्ट पे है बल्कि दुनिया घूम रही है आपके लिए। तो अब आप देख रहे हो कि भाई पत्थर तो रेस्ट पे है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि सेंटर से रस्सी के द्वारा इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, और m⍵² फोर्स से इस पत्थर को अंदर की ओर खींचा जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हो पत्थर तो रेस्ट पे है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब न्यूटन का लॉ तो गया ना। अब इस पर फोर्स लग रहा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो पत्थर पे अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, कितना? m⍵² के बराबर, लेकिन ये रेस्ट पे है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि न्यूटन का लॉ यहाँ पे गलत हो रहा है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसके उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स इमेजिन करते हो, दैट इज नथिंग बट स्यूडो फोर्स। बाहर की ओर एक फोर्स इमेजिन करते हो और उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए? m⍵²r। और ये फोर्स इस फोर्स को क्या करता है? कैंसल आउट करेगा, ठीक है। ये आपने अज्यूम किया हुआ है फोर्स, कि इतना ही फोर्स बाहर की ओर भी लग रहा है जो कि इसको कैंसिल कर देता है, और इसके वजह से ये जो स्टोन है ये मुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो ये आप अज्यूम करते हो इतना फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे केस में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर आपका जो फ्रेम है वही आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। मतलब आप जो आपका फ्रेम है, जो फ्रेम घूम रहा है, उसी फ्रेम को अगर आप ऑब्जेक्ट बना लो और उसे ही ऑब्जर्व करो तो फिर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। लेकिन आप सुनो ध्यान से, अगर इस पत्थर पे मैं एक छोटा सा दूसरा पत्थर रख दूं, ठीक है, छोटा सा दूसरा पत्थर, और उसका मास m' हो, तो उस छोटे से पत्थर पे भी बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा m', क्योंकि मैं उस छोटे से पत्थर पे फोर्स देख रहा हूं, m'⍵²r। समझ में आ रहा है? और सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रहा है? ये बड़े वाले पत्थर पे, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। तो इस केस में दोनों वैल्यू अलग हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आप किस पार्टिकल पर कैलकुलेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपका फ्रेम और ऑब्जेक्ट अगर दोनों सेम चीज है तो दोनों वैल्यू सेम आएगा, और डायरेक्शन वैसे भी ऑपोजिट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। नहीं तो अगर आप किसी और पार्टिकल पे कैलकुलेट कर रहे हो तो उस पार्टिकल का मास आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक।